नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, कैसे एक एनजीओ का रजिस्ट्रेशन हो सकता है और किस तरीके से उसका पूरा प्रोसेस होता है। तो हमारे साथ इस टॉपिक पे ज्ञान की वर्षा डालने के लिए हैं रचित जी। रचित जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। रचित जी बहुत ज्यादा अच्छी एक्सपर्ट भूमिका निभाते हैं जब किसी भी एनजीओ के प्रोसेस के बारे में या उसके नेम सिलेक्शन के बारे में या किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेनी होती है। तो रचित जी काफी अच्छे एक्सपर्ट हैं इस टॉपिक पे। तो रचित जी, आपका स्वागत है। थोड़ा ये बताइए कि हाँ जी, किस तरीके से प्रोसेस डिसाइड होता है एनजीओ का और किस तरीके से चूज करें टाइप ऑफ एनजीओ। देखिए, बेसिकली पहले तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इंडिया में कौन कौन सी ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है जो एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करती है। जैसे कि तीन अथॉरिटीज मेनली, एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो सेक्शन 8 का रजिस्ट्रेशन करती है, एक है सोसाइटीज जो सोसाइटीज एक्ट 1860 के अंडर आती है, एक होता है ट्रस्ट का एक्ट जो ट्रस्ट एक्ट 1884 के अंदर आती है। तो ये तीन मेजर अथॉरिटीज हैं जो कि हमें एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करके देती हैं, जिनके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हमारी एनजीओ रजिस्टर होती हैं। तो मेनली क्या है, हम आज चर्चा करेंगे सेक्शन 8, क्योंकि सेक्शन 8 आजकल ज्यादा पॉपुलर व्हीकल है एक एनजीओ को रजिस्टर करने के लिए। साथ ही साथ उसको आपको ऑनलाइन सारा सारा प्रोसेस मिलता है, ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी मिलती है, पूरी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी रहती है, कोई भी उसको सर्च कर सकता है आज की तारीख में। तो बेटर ये रहेगा सेक्शन 8 कंपनी की तरफ हम लोग जाएं। तो ये तीन तरीके की मेनली होती है: सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट एंड सोसाइटी। मतलब आपका कहना ये है कि अगर हमको एनजीओ बनानी है तो सबसे बेस्ट पॉसिबल जो है वो है सेक्शन 8 एनजीओ। सेक्शन 8 कंपनी रहती है, बिल्कुल। ओके। सर, इसमें ये बताएं कि नेम सिलेक्शन करते हुए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और किस तरीके से कर सकते हैं हम। देखिए, जी जी, नेम सिलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि उस नाम का क्या ट्रेडमार्क अवेलेबल है या नहीं है। साथ साथ आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे नेम अवेलेबिलिटी का फंक्शन दिया गया है। साथ साथ हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि वो नेम अवेलेबल है या नहीं है, किसी का कॉपी पेस्ट नाम तो नहीं है क्या वो। साथ साथ देखना पड़ता है कि ट्रेडमार्क अवेलेबल है या नहीं। ट्रेडमार्क की साइट पे ipindia.gov.in पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, आपकी क्लास डाल के क्लास के हिसाब से आप अपना चेक करेंगे कि वो नाम अवेलेबल है या नहीं है। ज्यादातर लोग एजुकेशन, रिक्रिएशनल, आर्ट, इन सब में, स्पोर्ट्स में डालते हैं। तो क्लास 41 या 44 बनती है जो कि इनकी क्लास होती है, तो उसके हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा कि वो नाम अवेलेबल है या नहीं है। साथ साथ आपको देखना है कि आपका डोमेन अवेलेबिलिटी है या नहीं है। डोमेन आप कैसे चेक करेंगे, आप godaddy.com पे जा सकते हैं, कोई भी ऐसी वेबसाइट जो डोमेन प्रोवाइड करती है वहां पे देख देख सकते हैं जो भी आपका डोमेन हो। तो ये तीन चीजों का ध्यान रखना है कि ये तीनों चीजें आपकी अवेलेबल हो, इससे आप अपना नेम अपना प्रॉपरली सिलेक्ट कर सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में गवर्नमेंट फीस पे करके नेम के लिए रिजर्वेशन के लिए डाल सकते हैं। ओके। तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से जी। बहुत ही फास्ट वे में समझाया कि हाँ जी, किस किस तरीके से नेम अवेलेबिलिटी चेक हो सकती है। अगर आपको सेक्शन 8 एनजीओ की जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाना है तो इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। जी। सर, थोड़ा सा बताएं मुझे कि कौन कौन एनजीओ स्टार्ट कर सकता है। कोई प्रेस्क्राइब लिमिट है, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कोई ऐसी चीज। देखिए, एटलीस्ट इंडिया के हिसाब से जो होता है 18 ईयर्स में पैन कार्ड मिल जाता है। 18 ईयर्स का जब कोई क्रॉस कर जाता है, तो जब आपके पास पैन कार्ड की अवेलेबिलिटी है, आपका आधार कार्ड है, प्लस आपका सेविंग्स अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट जिसमें प्रॉपर एंट्रीज आपकी हर महीने की अपडेट हो रही हैं, तो ये तीन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। साथ साथ आपके पास एक आपका डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जो फॉर्म होता है, स्पाइस का फॉर्म, जिसके थ्रू हमारी सेक्शन 8 कंपनी बनाई जाती है, उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है। डिजिटल सिग्नेचर क्लास 3 का होना चाहिए, 2 साल की वैलिडिटी होती है। तो किसी भी अथॉरिटी से, जैसे वी साइन हो गया, पेंटा साइन हो गया, बहुत सारी ई मुद्रा हो गया, इन सबसे हम लोग बनवा सकते हैं अपना डिजिटल सिग्नेचर। जब डिजिटल सिग्नेचर बन जाए, उसको आपको रजिस्टर करना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर। जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, आपका डीएससी वैलिड हो जाता है 2 साल के लिए रजिस्टर होने के बाद। तो फिर आपको अपने स्पाइस के फॉर्म में मेमोरेंडम आर्टिकल्स जो आपके ड्राफ्ट किए जाते हैं, जो आपका पूरा सेक्शन 8 का बायलॉज का सेट बनता है, उन सब पर वो डिजिटल सिग्नेचर लगाया जाता है और फॉर्म्स को अपलोड किया जाता है। अपलोड करने के 10 से 12 दिन के अंदर आपको मिनिस्ट्री का जवाब आता है कि आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ, या फिर उसमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की कमी है या कोई ट्रेडमार्क मैच कर रहा है। तो वो सब चीजों को, हमको एरर्स को रेक्टिफाई करके दोबारा अपलोड करना पड़ता है, उसके बाद आपकी कंपनी फॉर्म हो जाती है। ओके। तो देखा जाए तो पूरा सेट ऑफ स्टेप्स हैं जो कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप्स, थर्ड स्टेप बिल्कुल, तरीके बिल्कुल। से चलते हैं। ओके। सर, थोड़ा सा मुझे बताएं, लोगों के ना मन में एक त्रुटि भावना होती है कि जब वो एनजीओ बनाने जाते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हाँ जी, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन, नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सबसे पहले तो मिनिमम 2 जनों के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है: पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट अपडेटेड, और एक जगह का बिजली का बिल का रिक्वायरमेंट रहेगा, जहां पर भी आपकी ये एनजीओ रजिस्टर होने वाली है। बिजली का बिल किसी के भी नाम पर हो चलेगा, आपको उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक लेना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर इस एड्रेस पे आपके ये एनजीओ खुलने वाली है, तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
और कि भाई इस एड्रेस पे हमारी एनजीओ खुलने वाली है। तो एक एनओसी 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे निकलवा के उसे नोटरी करा के वो एज अ प्रूफ लग जाता है कि भाई आपने ये जगह हमको दी है एनजीओ चलाने के लिए। तो तो ये बस यही सारा जो प्रोसेस रहता है, प्रोसेस यही होगा, डॉक्यूमेंटेशन रहता है। जो ये सारा प्रोसेस होगा एनजीओ का, एनओसी का, ये तो बहुत आसान प्रोसेस होता होगा ना, कोई जटिल प्रोसेस थोड़ी ना होगा। नहीं नहीं, सब ऑनलाइन का काम है, सारा ऑनलाइन है। एनओसी बन जाती है, आपके आसपास नोटरी वाले बहुत लोग बैठते हैं। कोई क्लाइंट अगर हमारे पास आता है, डॉक्यूमेंट्स देता है, ऑनलाइन व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स दिए, स्कैन करके हम लोगों ने सारा डॉक्यूमेंट्स अपने फाइल कर देते हैं, पूरी बना देते हैं। डीएससी हम ही अप्लाई कर देते हैं, कहीं पे भी आपको जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, घर बैठे बैठे एनजीओ बन जाती है। बस एक स्टैम्प पेपर का आपको लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि आप ही के स्टेट का स्टैम्प पेपर होना चाहिए जिस स्टेट में वो आपकी आरओसी पड़ रही है। सपोज दिल्ली में अगर आरओसी बन रही है, दिल्ली का एड्रेस है, तो फिर दिल्ली के आपको स्टैम्प पेपर आपको खुद जाके लाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फोर्जरी नहीं कर सकते कि यहाँ से हमने साइन कर दिए बना दिया। ऐसे काम नहीं कर सकते, तो आपको वहीं से अपने साइन करा के स्कैन करके हमको देना पड़ेगा। बाकी सारा काम ऑनलाइन हो जाता है, कोई इशू वाली बात नहीं, कहीं किसी को आने की रिक्वायरमेंट नहीं, कहीं पर भी घर बैठे बैठे आप एनजीओ बना सकते हैं। यही सबसे बड़ा इसका फायदा है। और सोसाइटी ट्रस्ट में क्या है, धक्के खाते रहो, जाते रहो वकीलों के पास, नेम अप्रूव करवाते रहो, एसडीएम ऑफिस में जाओ, 100 चीजें रहती हैं। तो उस चीज को हटाने के लिए सेक्शन 8 कंपनी का प्रमोशन दबा के लोग कर रहे हैं, और सेक्शन 8 कंपनी बहुत अच्छी तरीके से बन रही है और अच्छा बिजनेस भी कर रही है। कुछ टाइम बाद सब्सिडी मिलनी भी शुरू हो जाती है इनको गवर्नमेंट के थ्रू। ATG 12 का लाइसेंस भी टाइम से मिल जाता है, FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट का रजिस्ट्रेशन भी टाइम से मिल जाता है। तो बेस्ट फॉर्म है कि आप सेक्शन 8 कंपनी बनाए अगर आपको कोई भी एनजीओ के रूट का काम करना है तो। ओके। सर ये बताइए कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये कहाँ अपलोड होते हैं, और थोड़ा सा इसके बारे में ये जरूर बताइए कि हाँ जी, हमें इसे करवाने के लिए क्या कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट होगी। बिल्कुल सर, कंसल्टेंट के बिना कोई कुछ कुछ काम नहीं हो सकता है, खुद से तो आप लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें प्रोफेशनल के सिग्नेचर रिक्वायर्ड होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज के मेनली रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर फॉर्मेशन करने के लिए। उसके बाद भी आपको कई सारे कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं, जैसे कि INC 20 का फॉर्म होता है, ऑडिट होता है, बहुत चीजें होती हैं। तो बिना कंसल्टेंट के खुद से काम करने में अगर आप बनाने लग जाओगे तो आप सिर्फ सेक्शन 8 की कंपनी बना पाओगे, एनजीओ चला नहीं पाओगे। तो इसलिए कंसल्टेंट शुरू से ही हायर करें अपने साथ, जो कि आपको प्रॉपरली टैक्सेशन में गाइडेंस दे, साथ साथ आपकी ITRs फाइल करे, क्योंकि आजकल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो गया किसी भी एनजीओ के लिए, साथ साथ इंडिविजुअल्स के लिए। बिना इनकम टैक्स फाइल करे कोई आपका आज की तारीख में रिकॉर्ड नहीं बन सकता, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट है, डिजिटल गवर्नमेंट है, प्रमोशन बहुत ज्यादा है डिजिटलाइजेशन की ओर, तो आपको भी डिजिटल होना पड़ेगा। बिना डिजिटल हुए आप लोग काम नहीं कर सकते आज की तारीख में, बिजनेस बिजनेस बढ़ा नहीं सकते। तो ऑनलाइन आना आजकल मैंडेटरी हो चुका है। तो सेक्शन 8 उसका एक माध्यम है और शुरुआत है कि आपको ऑनलाइन जाना है तो सेक्शन 8 कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सब ऑनलाइन माध्यम है शुरू करने के लिए बिजनेस। तो यही इसी के थ्रू आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपना काम अच्छे से आगे बढ़ाएं। ओके। सर थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए कि जब हम इस सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइल कर देते हैं जो आपने बताया, उसके बाद के क्या कंप्लायंसेस होते हैं, मतलब कंपनी बनने के बाद क्या होता है, जैसे कि करंट अकाउंट खुलवाना है या कोई सारी चीजें। देखिए, करंट अकाउंट खुलवाना मैंडेटरी होता है 180 डेज के टाइम पीरियड के अंदर, 180 दिन के अंदर आपको अपना करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा किसी भी बैंक में, नेशनलाइज्ड बैंक में, प्राइवेट बैंक में, जिसमें भी आप खोलना चाहें, वो आपकी आपकी वो है कि किस में आप खुलवाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ये सब आपको करवाना पड़ेगा। साथ साथ एक फॉर्म होता है INC 20A, जो प्रूफ ऑफ सब्सक्रिप्शन का फॉर्म होता है, जो कि 180 दिन के अंदर फाइल होता है। मिनिमल फीस होती है, कोई ज्यादा फीस नहीं होती है, आपको ये फाइल करके आपकी कंपनी 18 महीने के लिए फ्री हो जाती है। पहला ऑडिट 18 महीने के बाद होता है। आपकी कंपनी सपोज फॉर एग्जांपल अप्रैल 2024 में अगर बनी है, तो आपका अगला ऑडिट 2025 दिसंबर में होगा। तो आपको इतना टाइम है, और ऑडिट भी कोई ऐसा महंगा नहीं होता, 12 से 15 हजार में ऑडिट हो जाता है कंपनी का पूरे एक साल का, उसमें आपकी पर्सनल आईटी हर चीज फाइल हो जाती है। तो आपने ये सब चीजों का ध्यान रखना है। और अगर आपकी कंप्लाइंस नॉन कंप्लाइंस हो जाती है, तो आपकी सेक्शन 8 कंपनी ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट क्लोज भी कर देती है, वॉलंटरी स्ट्राइक ऑफ कर देती है। तो ये सब चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आपने अगर एनजीओ बनाई है तो उसका कंप्लाइंस भी कराएं, इनकम टैक्स रिटर्न्स भराएं, और साथ साथ ATG 12 का लाइसेंस भी विद इन 1 मंथ में आप अप्लाई करवा दीजिए। ओके ओके। सर थोड़ा सा हमें एनजीओ दर्पण और सीएसआर फंडिंग के बारे में भी बताएं। देखिए, एनजीओ दर्पण तो एक पोर्टल है जिसके अंदर एक एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी जो एक मीडिएटर बन के आपको काम दिलवाती है। सपोज आपने एनजीओ दर्पण में अपना डाल रखा है, तो आपके आसपास एरियाज में जो प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, उसके लिए आप फाइल कर सकते हैं। साथ साथ CSR का बेनिफिट ये होता है, CSR सर्टिफिकेट अगर जिस एनजीओ के पास है, तो वो सेक्शन 135 में एलिजिबल हो जाती है कंपनीज एक्ट 2013 के माध्यम से, कि उसको कोई भी 2%, जो 2% की रेगुलेटरी गवर्नमेंट की एक वो है, लॉ है, जो 2% आपको अपने टर्नओवर का प्रोवाइड करना पड़ता है, नेट प्रॉफिट का आपको प्रोवाइड करना पड़ता है ऐसी एनजीओ को जिनपे CSR है। तो इतना पैसा आपको डोनेशन में आता है 2%।
उस पैसे को आपने लगाना होता है जहां भी आप CSR एक्टिविटीज में लगाओ, जो कि शेड्यूल 7 की एक्टिविटीज के हिसाब से सारा सारा काम चलता है। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, CSR की फंडिंग मिल सकती है, गवर्नमेंट एड भी मिलता है, सब्सिडी मिलती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स का प्रोजेक्ट करते हैं तो स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट बहुत सारे आजकल सब्सिडीज ला रखी है गवर्नमेंट ने। राजस्थान गवर्नमेंट हो गई आपकी, अपने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हो गई, खेलो इंडिया के नाम से एक वेबसाइट चल रही है, गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है। अगर आप उसमें भी रजिस्टर हो जाते हैं तो आपको उसमें भी बहुत बेनिफिट मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी तमाम स्कीम्स, रेगुलेशन, सब्सिडी स्कीम्स चल रही हैं जो कि सेक्शन 8 कंपनीज को या फिर NGOs को फायदा पहुंचाती है। ओके ओके। धन्यवाद रचित जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। और किसी भी श्वेतागण को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर दबाएं, और इस वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक जरूर करके जाइए। एंड थैंक यू रचित जी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए।